हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जनरल साइंस मैराथन सीरीज में आज दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ। आज भी मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार 10 क्वेश्चन जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस मैराथन सीरीज के माध्यम से मैं आपका सारा साइंस में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। इसलिए आप लोग सारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साइंस में जितना भी सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होगा, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, वो सारा क्लियर आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग अब देखो आज क्लास में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, क्यूरी किसकी इकाई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, क्यूरी किसकी इकाई वो बताना है। क्या ऑप्शन में तापमान दिया हुआ, ऑप्शन में तापमान का होगा, या लंब का होगा, या उष्मा का, लंब नहीं होगा सॉरी लंबाई होती है। क्या वो लंबाई का होगा, या उष्मा का होगा, या रेडियोधर्मिता का होगा, रेडियो एक्टिव का होगा। मतलब इन चार में सही ऑप्शन क्या होगा वो बताना है। क्यूरी किसका एसआई मात्रक होगा वो बताना है। एसआई मात्रक किसका होगा, वैसे गैर एसआई मात्रक ही होता है क्यूरी। किसी न किसी का, इन चारों में किसी न किसी का गैर एसआई मात्रक होता है। तो इन चारों में किसका गैर एसआई मात्रक है वो हमें बताना है। तापमान का होगा, या लंबाई का होगा, या उष्मा का होगा, या रेडियोधर्मिता का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मिता का। याद रखना है कि रेडियोधर्मिता का जो एक एसआई मात्रक नहीं कह सकते बल्कि गैर एसआई मात्रक होगा। रेडियोधर्मिता का गैर एसआई मात्रक हो जाएगा आपका क्या, क्यूरी। क्यूरी होता है, ठीक है, क्यूरी होता है, CURIE, क्यूरी हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा गैर एसआई मात्रक। तो सवाल ये है कि रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होगा, ओरिजिनल एसआई मात्रक क्या होता है। इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा आपका बैक्रेल। क्या होगा, बैक्रेल। इसको याद रखना है आपको कि इसका एसआई मात्रक जो होगा वो बैक्रेल होगा। हम BQ के नाम से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, BQ शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब सवाल है कि गैर एसआई मात्रक क्यूरी होगा और एसआई मात्रक बैक्रेल होगा। क्यूरी है क्योंकि मैडम क्यूरी ने गैर रेडियोधर्मिता की खोज की है। रेडियोधर्मिता जो एक रेडिएशन होता है, कुछ उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो होता है, जैसे हम कह सकते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व है। पोलोनियम, ये दोनों तत्व है उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व है। ठीक है, ये अपने कह सकते हैं कि ऑर्बिट से रेडिएशन एमिट करता है। उस रेडिएशन का नाम दिया गया अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। अल्फा, बीटा और गामा विकिरण एमिट करता है ना। वो जो एमिट करता है तो उस टाइम पे एसआई मात्रक रेडियोधर्मिता का क्या हो जाएगा, बैक्रेल हो जाएगा, और गैर एसआई मात्रक होगा आपका क्यूरी। अब सवाल है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि क्यूरी और बैक्रेल के बीच में क्या संबंध होगा। चलिए वो देखो, आप याद रखना है कि बैक्रेल और क्यूरी के बीच में संबंध जो होगा वो एक क्यूरी बराबर होता है 37 बिलियन बैक्रेल। याद रखना है इसको आप, 37 बिलियन बैक्रेल एक क्यूरी के बराबर होता है बैक्रेल। एक क्यूरी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 बैक्रेल, है ना। ये टर्म याद रखना है आपको, ये आंकड़ा याद रखना है कि एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 बैक्रेल के बराबर हो जाएगा। और रेडियोधर्मिता जो एमिट करने वाला एक जो तत्व है वो यूरेनियम, पोलोनियम, मतलब ये अल्फा, बीटा, गामा विकिरण एमिट करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, रेडियोधर्मिता। तापमान तो जानते हो, तापमान एसआई मात्रक किसका होगा, टेम्परेचर का होगा। लंबाई किसी दूरी का होता है या विस्थापन का होता है। उष्मा, ऊर्जा, हम कह सकते हैं हीट का होगा, है ना, एनर्जी का होगा। उष्मा हीट का हो सकता है, उष्मा एसआई मात्रक, बल्कि होगा, हो सकता नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था। ऑप्शन में दिया हुआ एडवर्ड टेलर ने, या सैमुअल्स ने, या जे रॉबर्ट ने, या इनमें कोई नहीं। मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बम बनाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है ये बताना आपको। जल्दी बताओ कौन ऑप्शन सही होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन बम बनाने वाला जो पहला व्यक्ति है वो है एडवर्ड टेलर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया। और याद रखना वो कौन सा देश है जो सबसे पहले हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, वो देश है अमेरिका। अमेरिका सबसे पहले हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाला पहला देश है अमेरिका। अब हाइड्रोजन बम जो है यहाँ, इस हाइड्रोजन बम को हम
इस हाइड्रोजन बम को हम कह सकते हैं थर्मोन्यूक्लियर बम। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन बम का दूसरा नाम है थर्मोन्यूक्लियर बम हो जाएगा, थर्मोन्यूक्लियर बम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की वजह से ये बम विस्फोट होता है और पर्याप्त मात्रा में, विशाल मात्रा में हम कह सकते हैं ऊर्जा रिलीज करता है, ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है हाइड्रोजन बम। और कंपैरिजन करेंगे एटम बम का परमाणु बम का, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? हाइड्रोजन बम जो होता है वो परमाणु बम से, हाइड्रोजन बम जो होगा वो एटम बम से, परमाणु बम से लगभग 1000 गुना क्या होगा? सबसे खतरनाक होगा, 1000 गुना खतरनाक होता है। याद रखना है कि हाइड्रोजन बम एटम बम से, परमाणु बम से 1000 गुना खतरनाक होता है। मतलब है कि जितना ऊर्जा हाइड्रोजन बम में उत्पन्न होगा उतना ऊर्जा एटम बम में उत्पन्न नहीं हो सकता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर किसी एक एरिया को, किसी पार्टिकुलर जगह को अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो एटम बम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके पास इतना ऊर्जा होता है कि कम से कम पूरे विश्व को, हम एक पूरे विश्व को चपेट में ले सकता है। हाइड्रोजन बम में ऐसी क्या खासियत है? याद रखना है कि हाइड्रोजन एक परमाणु होता है ना, हाइड्रोजन एक परमाणु होगा, मतलब H जिसका परमाणु संख्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा, परमाणु संख्या 1। मतलब हाइड्रोजन की कक्षा में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन हो, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन की कक्षा में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। अब हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होगा, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जिसको हम आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसको आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है जिसका नाम है H12, एक है H13। हाइड्रोजन का समस्थानिक H1213, इसको कहेंगे ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम होता है ये, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होगा। इसका ये हो जाएगा हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक ट्राइटियम हो जाएगा, ट्राइटियम। इसके पास एक नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते एक न्यूट्रॉन है, जिसके पास नाभिक में 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन है। मतलब उसके पास न्यूट्रॉन क्या होगा वो बताना है। याद रखना है कि किसी भी तत्व का संकेत हम जनरली Z और A से दिखाते हैं। जहाँ A परमाणु संख्या होता है, ये परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु संख्या बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या के, वही बराबर होगा किसके बराबर? कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या के। मतलब जितना परमाणु संख्या होगा उतना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा। यहाँ एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। इसमें से ये घटा देंगे तो आपका आएगा न्यूट्रॉन। क्या आ जाएगा आपका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब हुआ कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी। किसी नाभिक के कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि उस नाभिक के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, धन आवेशित प्रोटॉन, अनावेशित न्यूट्रॉन स्थित होते हैं नाभिक के अंदर में। तो याद रखना है कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक, 2 समस्थानिक है, इसके पास न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु द्रव्यमान में से हम एक परमाणु संख्या घटा सकते हैं, मतलब प्रोटॉन की संख्या घटा सकते हैं। तो ये इसके पास होगा 1 न्यूट्रॉन। इसके पास न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 3 - 1, इसके पास 2 न्यूट्रॉन होगा। इसके पास 1 न्यूट्रॉन, इसके पास 2 न्यूट्रॉन। और परमाणु बम जो विस्फोट होता है तो किस बेसिस पे, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो याद रखना है न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिशन। फिशन में यहाँ पे क्या होगा बता रहा हूँ आपको। फ्यूजन में क्या होता है कि देखिए हाइड्रोजन का 2 समस्थानिक, एक ड्यूटेरियम जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जिसके पास 1 प्रोटॉन है, जिसके पास 1 प्रोटॉन है और 1 न्यूट्रॉन है ना। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन को दिखा दिया। दूसरा है ट्राइटियम, दूसरा समस्थानिक है क्या? ट्राइटियम, जिसके पास 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में सबसे पहले फ्यूज़ करेगा, फ्यूज़ करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा आपको। देखो मतलब इसके पास हो गया 3 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन हो गया। अब ये क्या होगा? न्यूक्लियर फिशन के फ्यूज करेगा, मतलब फिशन करेगा, नाभि के विखंडन होगा। नाभि के विखंडन के दौरान अब क्या होता है कि ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। कहीं ना कहीं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस परमाणु के पास होता है, किस तत्व के पास होता है? तो वो होता है हीलियम के पास। इसके पास बचा है 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन बचा है इसके पास। तो 1 न्यूट्रॉन जो बचा है, इसी की वजह से ये न्यूक्लियस
लेके अलग हो जाएगा। इसी न्यूट्रॉन की वजह से, इसी न्यूक्लियस की वजह से इसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, पर्याप्त मात्रा में इसके पास ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी कारण से परमाणु बम, कह सकते हैं हाइड्रोजन बम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, विशाल मात्रा में उसके पास ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होगा, जो बहुत ही दूर तक इसका एनर्जी रिलीज का। जब हाइड्रोजन बम विस्फोट होता है तो हाइड्रोजन बम विस्फोट होने के लिए उसको, हाइड्रोजन विस्फोट 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में विस्फोट होने का अर्थ ये हुआ कि उसको नाभिकीय रिएक्टर को, मतलब कह सकते हैं कि उसका जो सबसे अंदरूनी सरफेस होता है उसको फटने के लिए कम से कम 3 चरणों में इसको धमाका करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बम 3 चरणों में धमाका होता है। 3 चरणों में धमाका होने का अर्थ ये हुआ कि जब पहले चरण में धमाका होगा तो उस टाइम के तापमान, 3 चरणों में तापमान बढ़ते बढ़ते इस टाइम में तापमान हो जाएगा आपका कितना, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। किसका? हाइड्रोजन बम का। हाइड्रोजन बम का जो सतह का तापमान हो जाएगा वो 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये तापमान फिर बढ़ कर क्या हो जाएगा, 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापमान अचानक से बढ़ जाएगा, इसीलिए उसके पास विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखना है कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस जो होगा तापमान, वो 3 चरणों में धमाका होने के बाद वो तापमान धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि तुरंत में तापमान बढ़ जाएगा। कितना? 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान बढ़ने की वजह से इसके पास विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है वो किसका? परमाणु बम विस्फोट होने के लिए वो कहीं ना कहीं सूर्य के सतह का तापमान भी होता है। सूर्य के सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ओवरऑल बात ये हो कि हाइड्रोजन बम को सबसे पहले जो बनाया था वो कैसे बनाया था? एडवर्ड टेलर ने, है ना। ठीक है, और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है तो याद रखना है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करेगा। इस सिद्धांत पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, जिसमें से क्या होता है कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 2 परमाणु आपस में, मतलब इसके 2 समस्थानिक आपस में विस्फोट करा के एक हीलियम एटम को बाहर निकालता है और एक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में इसके पास ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका। वैसे भारत ने मतलब परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था साल 1998 में। भारत 1998 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था, टेस्ट किया था। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? हेक्टोमीटर या लैक्टोमीटर या हाइग्रोमीटर या ओडोमीटर। इन 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताओ आप लोग। तो आर्द्रता को मापने वाला यंत्र का नाम है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो आर्द्रता को, ह्यूमिडिटी को मापता है। सवाल है कि आर्द्रता क्या होता है ना, आर्द्रता क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है वो बताना है। एक ऐसा यंत्र होता है हाइग्रोमीटर जिसको मापने का काम करता है आर्द्रता को। अब सवाल है कि आर्द्रता क्या होता है, तो आर्द्रता ये होता है कि जल के वाष्प का वायुमंडल में मिल जाना, जल के वाष्प का वायुमंडल में मिल जाना, हम कह सकते हैं उसको आर्द्रता। जल का जो वाष्प होगा, जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाएगा तो उसको कहते हैं आर्द्रता। याद रखना कि वायुमंडल में जल का जो वाष्प होना चाहिए, मतलब आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, वो होगा 60 से 65% के बीच होना चाहिए। पिछले क्लास में मैंने बता चुका था कि आर्द्रता जो होगा वो 60 से 65% के बीच होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, आपको एक बात जान के हैरान, पूरे विश्व की नदियों में जितना पानी होगा उससे कहीं ज़्यादा पानी जल के वाष्प के रूप में वायुमंडल में, मतलब पूरे वायुमंडल में जितना पानी वाष्प के रूप में होगा उससे कम पानी ही पूरे विश्व के नदियों में होगा। ये रहस्य की बात एक तरह। तो इसका दूसरा ऑप्शन है हेक्टोमीटर। पहला ऑप्शन है हेक्टोमीटर, इसका काम क्या होता है? तो हेक्टोमीटर याद रखना है कि मैं बता चुका था कि हेक्टोमीटर का काम है क्षेत्र को मापना, एरिया को मापने वाला यंत्र। जब किसी पार्टिकुलर एरिया को, विशेष क्षेत्र को मापना है तो हम कह सकते हैं उस यंत्र का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है हेक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का काम ये होता है कि दूध की शुद्धता को मापना है। लैक्टोमीटर का काम ये होता है कि दूध की शुद्धता को मापना, दूध प्योर है या इम्प्योर है, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ओडोमीटर। ओडोमीटर में क्या होता है, जनरली वाहन में, गाड़ी में जो स्पीड होता है, मतलब वाहन के वेग को, वाहन के स्पीड को हम मापने के काम करते हैं। वाहन को वेग को मापने वाला यंत्र का नाम है ओडोमीटर, स्पीड को मापने वाला यंत्र है।
है ना। इस तरह से हेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर और ऑडोमीटर, यहाँ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से याद रखना है कि ह्यूमिडिटी, जैसे मतलब आर्द्रता भी कह सकते हैं। आर्द्रता क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में, है ना, वायुमंडल में मिल जाना, उसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है? ह्यूमिडिटी, जो कि वायुमंडल में 60 से 65% पानी होना चाहिए, वाष्प के रूप में पानी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका की, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पादप कोशिका की भित्ति बनी होगी किससे? शर्करा से या सेलुलोज से या सुक्रोज से या इनमें कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा, बताओ। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है शर्करा से, सेलुलोज से, सुक्रोज से या इनमें कोई नहीं। तो ये बताओ इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखना है इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिका की भित्ति, जिसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका एक, देखो पेड़ पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका में फ़र्क ये होता है कि पेड़ पौधे की कोशिका में और कोशिका कह सकते हैं जंतु की कोशिका में कोशिका झिल्ली होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। दोनों में कोशिका झिल्ली होता है, जो हम कह सकते हैं कोशिका के सबसे बाउंड्री होता है, सबसे आउटर सरफेस होता है। लेकिन पेड़ पौधे की कोशिका में क्या होता है? कोशिका झिल्ली के ऊपर के बाहर एक और कोशिका दीवार होती है, झिल्ली होती है, उसका नाम ही दिया गया है कोशिका भित्ति। जैसे पेड़ पौधे की कोशिका, ये कोशिका झिल्ली हो गया, और दूसरा जो होगा, दूसरा लेयर जो होगा, उसी का नाम है कोशिका भित्ति। पेड़ पौधे की कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली के बाहर क्या नाम है उसका? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में याद रखना है कि कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, और साथ साथ सेलुलोज की भी बनी होती है, और पेप्टोज की बनी होती है ना, दोनों चीज़ की बनी होती है। पेप्टोज और सेलुलोज दोनों से मिलकर बनता है कोशिका भित्ति। याद रखना है कि कोशिका भित्ति जो होता है वो सबसे बाहरी लेयर होता है कोशिका झिल्ली के। अब कोशिका भित्ति जो होगा वो कोशिका भित्ति एक मोटी दीवार होती है, ठीक है। एक मोटी दीवार होगी, एक निर्जीव पदार्थ से बना होगा, मोटी दीवार होगी, साथ साथ वो पारगम्य होगी। पारगम्य का सेंस ये हुआ कि सभी पदार्थ को आने जाने देगा। पारगम एक होता है अर्ध पारगम, जो सिलेक्टेड पदार्थ को, कुछ पदार्थ को आने जाने देगा, लेकिन पारगम में सारे पदार्थ को आने जाने। कोशिका भित्ति डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि कोशिका झिल्ली डिसाइड करेगा कि उसके अंदर का जो लेयर है, कोशिका झिल्ली है, वो डिसाइड करेगा किस पदार्थ को कोशिका के अंदर जाना है, किसी को नहीं जाना है। लेकिन कोशिका भित्ति का काम है सारे पदार्थ को आने जाने देगा, ठीक है। जो सबसे बाहरी लेयर होता है, मोटी दीवार के होती है, निर्जीव पदार्थ का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। सेलुलोज इनफैक्ट पेप्टोज, दोनों का याद रखना है। सेलुलोज और पेप्टोज दोनों से मिलकर बना होता है कोशिका भित्ति, जो मोटी दीवार होती है। बाकी का काम ये होता है कोशिका मतलब पेड़ पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्करा क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है? तो पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो याद रखना है कि वो शर्करा के रूप में बनाता है ना, शर्करा के रूप में बनाता है। और वो शर्करा जो का परिवहन, शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में किया जाता है। सुक्रोज के रूप में शर्करा का परिवहन किया जाता है। शर्करा के रूप में भोजन बनेगा और उसका परिवहन सुक्रोज के रूप में होगा। परिवहन मतलब कह सकते हैं कि एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना, मतलब जहाँ भोजन बनेगा वहाँ से लेकर नीचे तक, मतलब पत्तियों में पेड़ पौधे का जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो पत्तियाँ, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पेड़ पौधे की कोशिका में क्या होता है कि पत्तियों में, पेड़ पौधे की पत्तियों को बोला गया है प्रकाश संश्लेषी अंग, जो भोजन बनाने का काम करता है। क्योंकि पत्तियों का रंग हरा होता है इसलिए, क्योंकि उस पत्तियों में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो पत्तियों में एक वर्णक पाए जाते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक पाया जाता है एक रचना में जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक संरचना होती है जो पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है, जिसकी वजह से भोजन अपना, मतलब पेड़ पौधा भोजन खुद से बना लेता, अपना बना लेता है, ठीक है। सुक्रोज शर्करा के रूप में बनाएगा और उसका परिवहन सुक्रोज के रूप में होगा, मतलब जहाँ से भोजन बनेगा उससे नीचे तक या पूरे पेड़ पौधे के सभी भागों में बनेगा, ठीक है, सभी भागों में उसका परिवहन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक होगा। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन में वाट है, जूल है, या न्यूटन पर सेकंड, या इनमें कोई नहीं। यांत्रिक शक्ति का मैकेनिकल जो पावर होता है, या मैकेनिकल पावर का एसआई यूनिट क्या होगा? वाट होगा, या जूल होगा, या न्यूटन पर सेकंड होगा, या इनमें कोई नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या होगा बताओ जल्दी से आप लोग। तो यांत्रिक शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट, ठीक है। वाट हो जाएगा यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक। यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल पावर, याद रखना कि शक्ति का एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, मतलब डब्लू होगा, ठीक है। वाट के डब्लू के नाम से हम जानते हैं।
और शक्ति का एक और एसआई मात्रक होता है ना, शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसका नाम है हॉर्स पावर। जिसका नाम क्या है? हॉर्स पावर, जिसको हम एचपी के नाम से जानते हैं। सवाल है कि शक्ति का एसआई मात्रक वॉट भी होगा, हॉर्स पावर भी होगा, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? तो याद रखना है कि एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। 746 वॉट बराबर होता है एक हॉर्स पावर। याद रखना है कि दोनों एसआई मात्रक होता है किसका? यांत्रिक शक्ति का, मैकेनिकल पावर का एसआई मात्रक होता है। सवाल है कि मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति किसे कहते हैं? तो यांत्रिक शक्ति किसे कहते हैं? तो यांत्रिक शक्ति का मतलब पावर क्या होगा कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, मतलब यूनिट टाइम में जितना काम किया जाएगा, डब्ल्यू किया जाएगा, जितना काम किया जाएगा उसी को कहते हैं या शक्ति। पी बराबर क्या होता है? W/T, मतलब इकाई समय में, मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में, मतलब जो भी इकाई समय होगा उस इकाई समय के अंदर में जितना काम किया जाएगा किसी वस्तु द्वारा, तो उस वस्तु द्वारा पावर, शक्ति जनरेट किया गया। सपोज हमने मान लिया कि 1 सेकंड तक, अगर सपोज कोई 1 सेकंड तक कोई बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब का पावर होगा उस बल्ब का पावर होगा 1 जूल बट्टे 1 सेकंड, है ना। 1 जूल मतलब 1 सेकंड के अंदर में अगर 1 जूल काम किया जाएगा, 1 सेकंड के अंदर में अगर 1 जूल काम किया जाएगा तो 1 वॉट क्या हो जाएगा? उसका पावर हो जाएगा। 1 वॉट बराबर 1 जूल बट्टे 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। किसी विद्युत उपकरण को अगर हम चलाते हैं 1 सेकंड के अंदर में, है ना, 1 सेकंड के अंदर में 1 जूल विद्युत उपकरण काम किया तो 1 वॉट पावर जनरेट किया। पावर के वैसे विद्युत उपकरण के टर्म में V/I फॉर्मूला होगा। पावर क्या होता है? शक्ति का होता है V/I, जहाँ V क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, मतलब है कि मतलब उपकरण के बीच का विभवांतर होगा और I होगा उस उपकरण में प्रवाही विद्युत धारा। इन दोनों के गुणनफल को कहा गया है यांत्रिक शक्ति, पावर कहा गया है ना। इसको एक और फॉर्मूला होगा I² और एक और होगा V²/R। V जहाँ R क्या होगा? प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोधक होता है, इसका काम ये होता है प्रतिरोध का कि धारा को रोकना, धारा को रेसिस्ट करना, रोकना, धारा के प्रवाह को रोकना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? वॉट। यहाँ ऑप्शन में जूल भी दिया हुआ, तो जूल किसका एसआई मात्रक होता है? जूल होता है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई ये बताना है आपको कि कार्य की इकाई क्या होगा? वॉट होगा या न्यूटन होगा या जूल होगा या इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? बताओ जल्दी से बताइए क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, कार्य का इकाई यूनिट होता है वो होता है जूल। जूल कार्य का एसआई यूनिट होगा। कार्य कहो या ऊर्जा कहो, ऊर्जा जो है और कार्य दोनों एक ही रूप होगा, मतलब कार्य ऊर्जा का एक रूप होता है, ठीक है। कार्य ऊर्जा का एक रूप होगा तो जो ऊर्जा का एसआई यूनिट होगा वही कार्य का एसआई यूनिट होगा। कार्य बराबर क्या होता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, काम क्या होगा? तो उस वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु विस्थापित होता है, मतलब डिस्प्लेस हो जाता है, कुछ दूरी तय कर देता है, तो उन दोनों के गुणनफल को हम बोलते हैं कार्य। मतलब W बराबर क्या होगा? F/ds, डिस्प्लेसमेंट। हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा, वस्तु पे बल लगाते हैं तो इसका मतलब है कि उस वस्तु पर कार्य किया गया। अगर सपोज एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया गया, ठीक है, तो वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हुआ तो उस पर किया गया कार्य उस टाइम पे क्या होगा? 1 जूल होगा। 1 जूल कार्य कब होगा? 1 जूल का काम होगा जब वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया गया और वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो गया। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर वस्तु विस्थापित हो गया तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल, ठीक है। तो ऊर्जा का ये कार्य का एसआई मात्रक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जूल। वाट तो बता चुके, वाट किसका एसआई यूनिट होता है? पावर का, क्षमता का, है ना, शक्ति का होता है। और न्यूटन किसका होगा? फोर्स का होगा, बल का होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है चाइडविक होगा या न्यूटन होगा या रदरफोर्ड होगा या हेनरी होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जल्दी बताओ क्या होगा सही ऑप्शन? तो न्यूट्रॉन की जो खोज करता है उसका नाम है जेम्स चैडविक। पूरा नाम होगा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज सबसे पहले कब की थी? तो याद रखना है 1932 ईस्वी में की थी। 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज, नाभिक की खोज, मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसी परमाणु के नाभिक में की है। किसने? सबसे पहले जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में। और इसे इस बात पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और इसे इस बात पर नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था किस? 1935 ईस्वी में मिला था। किस बात पर नोबेल प्राइज़ मिला था? न्यूट्रॉन की खोज नाभिक में की है, जिसका
जिसका हेवी द्रव्यमान होता है। अनावेशित कण एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? एक अनावेशित कण होता है, ठीक है, जो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, जिसका कोई आवेश नहीं होगा बल्कि इसका द्रव्यमान कुछ न कुछ होता है, वो बता रहा हूँ मैं। एक परमाणु मॉडल तैयार किया गया, एक परमाणु मॉडल के अंदर में एक नाभिक हो गया, उसके चारों ओर पहली कक्षा है। सपोज ये मान लो कि हाइड्रोजन की कक्षा, ये हीलियम या लिथियम की कक्षा मान लो, एक लिथियम का परमाणु मॉडल हमने तैयार किया। तो लिथियम के पास परमाणु संख्या कितना होता है? 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1, मतलब ये हो गया कि इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इसके दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। इसके नाभिक में 2, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसके पास? 3, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 3 प्रोटॉन होगा, 3 प्लस आयन होगा, ठीक है, इसको हम जनरली P से डिनोट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन क्या होगा? तो देखो, एक परमाणु को हम डिनोट करते हैं XZA से। यहाँ Z जो होता है वो परमाणु संख्या होगा, A होगा एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान होता है ना। अगर जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही परमाणु संख्या होती है, जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों आपस में बराबर होती है। लेकिन हम जब निकालेंगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा दो, ये हो गया आपका न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब ये होगा कि लिथियम के पास, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होगा। परमाणु संख्या 3 है, परमाणु द्रव्यमान 7 है। मतलब लिथियम के पास कितना न्यूट्रॉन होगा उसके नाभिक में? तो 7 - 3 कितना होगा? 4। मतलब है कि एक लिथियम जो अनावेशित कण है, इसके पास 4 न्यूट्रॉन होगा, 4 न्यूट्रॉन उसके नाभिक में स्थित होगा। इस नाभिक में न्यूट्रॉन की खोज करने वाला का नाम क्या है? चैडविक। याद रखना है कि इस न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास, आवेश क्या होगा? तो सबसे पहले याद रखना है कि न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास क्या होगा। तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो 1.67 × 10⁻24 ग्राम होगा। 1.67 × 10⁻24 ग्राम होगा। आवेश की बात करते तो इस पर आवेश कितना होगा? तो इस पर आवेश बिल्कुल होगा क्या? 0 होगा, ठीक है, 0 आवेश होगा। ये था ओवरऑल न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी। न्यूट्रॉन एक क्या होता है? परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, अनावेशित कण, जिसका कोई आवेश नहीं होगा बल्कि उसका द्रव्यमान होता है। ये द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो बराबर होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी सेम होगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी सेम होगा, बल्कि प्रोटॉन का आवेश एक प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम होगा। 1.6 × 10⁻−19 कूलम एक प्लस धन आवेश होता है जो नाभिक में स्थित होता है। एक मतलब कह सकते धन आवेशित कण जो नाभिक में स्थित होगा उसका नाम है प्रोटॉन। एक होता है ऋण आवेशित कण जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेशित कण जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, उसका जो द्रव्यमान की बात करेंगे इसका द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻−28 ग्राम। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? -1.6 × 10⁻−19 कूलम। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मतलब कह सकते हैं इसका जो आवेश है वो सेम है। मतलब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, धन आवेश ऋण आवेश, बल्कि उन दोनों का द्रव्यमान सेम नहीं है। हाँ, द्रव्यमान किसका सेम है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम है जो परमाणु के नाभिक में होता है। याद रखना कि 1.67 × 10⁻−24 1.67 10⁻−24 जो नाभिक में स्थित है, दोनों मिलाकर स्थित है। ये द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कई गुना भारी है। इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान मिलाकर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कई हजार कई लाख गुना भारी होगा। मतलब यह है कि एक परमाणु परमाणु के अंदर में परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में स्थित होता है, ठीक है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होगा, इसलिए क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कई लाख गुना भारी है, ठीक है। हाँ, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाला है, क्या नाम है? जेम्स चैडविक। सवाल है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक है, क्या नाम है? गोल्डस्टीन। क्या नाम है? गोल्डस्टीन नाम होगा इसका, खोज करने वाला गोल्डस्टीन। वैसे गोल्डस्टीन ने खोज किया है, बल्कि उसका नाम दिया है प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने नाम दिया है। प्रोटॉन का नाम किसने दिया है? रदरफोर्ड ने, बल्कि खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन है? इलेक्ट्रॉन का खोज सबसे पहले किया है जे.जे. थॉमसन ने। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है।
जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की, जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है, लगातार चक्कर लगाता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। पहली कक्षा में अधिक से अधिक दो ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, बल्कि दूसरी कक्षा में उसके लिए एक फार्मूला होता है, विशेष फार्मूला होता है 2n²। इस आधार पर इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक किस कक्षा में हो सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि न्यूट्रॉन की जो खोज हुई है वो सबसे पहले चैडविक ने किया, लेकिन किस आधार पर किया है? तो जेम्स चैडविक ने क्या किया है कि एक बेरिलियम धातु पर अल्फा कण प्रहार किया गया। बेरिलियम धातु पर अल्फा कण प्रहार करने से न्यूट्रॉन की खोज हुई है परमाणु के नाभिक में। वहीं प्रोटॉन की खोज हुई है वो एक कैथोड ट्यूब के अंदर में एक हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया। हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न हुआ है प्रोटॉन की खोज का निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन गैस जो कैथोड ट्यूब में भर दिया गया, उससे प्रोटॉन की खोज हुई है। एक कैथोड ट्यूब के अंदर में कैथोड किरणें आई, मतलब कैथोड किरणें मतलब एक प्लेट्स को हमने निगेटिव से जोड़ दिया, एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया। निगेटिव से जोड़ने का मतलब है कैथोड, ये प्लेट्स कह सकते हैं। पॉजिटिव से प्लस से जोड़ने का मतलब है कि वो एनोड प्लेट होगा। तो कैथोड प्लेट से एक किरणें निकली जिसका नाम है कैथोड रे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? सूर्य पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या वो गैस रूप में होगा? नाइट्रोजन गैस रूप में पाया जाएगा? हीलियम? इनमें कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब तत्व पाया जाएगा? हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस, या इनमें कोई नहीं? ये बताना सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। और हमें ये भी बताना है कि सन मतलब पृथ्वी से कितना गुना भारी है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, वो भी बताना है, ठीक है। तो याद रखना है कि एक सूर्य पर सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है तो वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाएगा? तो 80% हाइड्रोजन गैस सन पे पाया जाता है। और वो हाइड्रोजन गैस 80% जब 1 सेकंड के अंदर में जलता है तो कई लाख टन ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब वो बदल जाता है हीलियम परमाणु में, हीलियम एटम में बदल जाता है, जो कि 18% के आसपास होता है ना। एक सूरज पर 80% हाइड्रोजन गैस पाया जाएगा और हीलियम 18% पाया जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस हाइड्रोजन है और हीलियम है। बल्कि इसमें 1.67% के आसपास और भी गैसेस पाए जाते हैं, जैसे और भी गैस, और भी कोई धातु में जैसे आयरन हो गया आपका, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया आपका, ये सब धातु भी पाई जाती है। सल्फर हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, साथ साथ मैग्नीशियम भी हो गया। मतलब ये सब धातु गैस मिलाकर सूरज की सतह पे पाए जाते हैं, है ना। 80% हाइड्रोजन गैस बदल जाएगा मतलब हीलियम एटम में, मतलब 18% हीलियम में बदल जाएगा। तो अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन गैस सबसे एक स्वच्छ ईंधन होता है। याद रखना कि हाइड्रोजन गैस एक स्वच्छ ईंधन होगा, एक सबसे अच्छा ईंधन होगा, सबसे ज़्यादा इसके पास ऊर्जा होती है। सूरज के पास इतना ज़्यादा ऊर्जा होती है कि सूरज की ऊर्जा पृथ्वी तक कई करोड़ मील दूर है। उसकी ऊर्जा हमारे अर्थ पे पहुंचती है, फिर भी एक विशाल जीव जंतु का निर्माण करता है। विशाल जीव पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करने वाला एक जीवन देता है सनलाइट, है ना। सूर्य प्रकाश ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 80% हाइड्रोजन गैस स्वच्छ ईंधन के रूप में एक सबसे अच्छा ईंधन होता है। इसके पास बहुत सारा इसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन गैस एक ऐसा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होगा। इसके पास इतना ऊर्जा होती है पूरे ब्रह्मांड को ये प्रकाशित करता है। इसके पास हीलियम में 18% और भी तत्वों से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के बारे में बात तो हो गई। एक सन का जो कह सकते हैं सतह का तापमान होगा, एक सूर्य का सतह का जो तापमान होता है वो लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब सूर्य चमकता है तो उस टाइम पे सतह का तापमान क्या होगा आपका? 5000 डिग्री सेल्सियस। बल्कि इसके इनर कोर का तापमान, मतलब अंदर का जो तापमान होगा, कई करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि सूरज जो होगा वो सूर्य जो होगा वो पृथ्वी से आपका कम से कम 5628 गुना भारी होगा। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से 5628 गुना द्रव्यमान में ज़्यादा होगा, है ना। मतलब कह सकते हैं कि सूर्य का जो द्रव्यमान होगा वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना? 5628 गुना ज़्यादा होगा। सूर्य का द्रव्यमान इतना गुना ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। न्यूट्रॉन पर
आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश या ऋण आवेश या अन आवेश या इनमें कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा। अभी मतलब आज ही बताया मैंने एक क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। बता न्यूट्रॉन का आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्रोटॉन का क्या है, इसको याद रखना है। वैसे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। वैसे बता चुका हूँ कि अन आवेश होगा एक न्यूट्रॉन जो परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में अनावेशित कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो ऋण आवेशित कण होता है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी परमाणु का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मौलिक कण है। मतलब इन तीनों कण से मिनिमम ये 3 कण मिलकर एक परमाणु का निर्माण किया है, जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन धन आवेशित कण, न्यूट्रॉन अन आवेशित कण। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कई गुना भारी है, इसलिए परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की वजह से दोनों का मास सेम होगा, बल्कि न्यूट्रॉन का जो मास होगा या प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन आवेश किसका होगा, यहाँ पर प्रोटॉन का होगा। ऋण आवेश किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। अन आवेश किसका होगा, न्यूट्रॉन का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वैसे लॉजिकल क्वेश्चन है। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का, किस वर्ण का झुकाव सबसे ज़्यादा होगा, अधिक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से होकर जो श्वेत प्रकाश है ना, 7 रंगों की जो प्रकाश होती है, प्रिज्म से गुजरने के बाद जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम तैयार होगा, उस स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होगा, लाल का होगा या हरा का या पीला का या बैगनी का। चलो एक बात सबसे पहले हम बना के देख लेते हैं। एक प्रिज्म जो 5 सतहों से घिरा होता है, वैसे हम लोग 2 डायमेंशनल में 3 सरफेस ही दिखाते, 3 सतहें त्रिभुजाकार दिखाते हैं ना। एक श्वेत प्रकाश को हमने इस प्रिज्म पर, कांच की प्रिज्म पे आपतित किया, यहाँ श्वेत प्रकाश हो गया, इसमें हमने आपतित किया, जबकि वो किरणें एक वायु से कांच में जा रही हैं, तो ऑब्वियसली इसके दिशा में परिवर्तन होगा। किरणें सीधी ना जाकर उसके दिशा में परिवर्तन होगा। पहली सतह से वो 7 रंगों में विभक्त होना शुरू हो जाएगा, 7 रंगों में विक्षेपित होना शुरू हो जाएगा। 3 3 6 1 7, ठीक है। उसके बाद फिर से वो विक्षेपित होगा। इस तरह से 7 वर्णों का स्पेक्ट्रम तैयार हुआ। इन 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में जो सबसे ऊपर का रंग होता है वो लाल होता है, उसके बाद होता है सबसे नीचे जो होगा वो वायलेट होगा, मतलब बैगनी होगा, ठीक है। सबसे नीचे जो होता है वो बैगनी होता है। मतलब ये देख सकते हैं कि इस वर्ण में, इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे नीचे रंग है वो है बैगनी, जो इतना कोण बनाकर झुका दिया, इतना कोण बनकर झुक गया। जबकि हम लाल की बात करेंगे तो लाल थोड़ा ही विचलित हुआ है। सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला जो रंग है, वर्ण है, वो है बैगनी और सबसे कम लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। लाल सबसे कम झुकाव होगा, बैगनी सबसे अधिक होगा। एक इन्फॉर्म सबसे अधिक झुकाव है ना, सबसे अधिक झुकाव किसका होगा, तो याद रखिएगा वो जो सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो बैगनी का होगा, और सबसे कम झुकाव किसका होगा, सबसे कम झुकाव जो होगा वो लाल का होगा। तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा वो बताना है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है वो है लाल। लाल एक ऐसा वर्ड जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्रकाश सबसे दूर से भी दिखता है। इसका यूज़ और कहीं भी करते हैं। इसका प्रकीर्णन भी कम होगा, मतलब एक वायुमंडल के कणों से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका यूज़ हम रेडियो सिग्नल में भी करते हैं और कह सकते हैं खतरे की घंटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होगा और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होगा वो बैगनी का होगा। मतलब जिसका झुकाव सबसे ज़्यादा है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जिसका झुकाव सबसे कम है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, ठीक है।